नमस्कार, मैं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी का स्वागत है। आज चुनाव की चर्चा होगी। पूरे देश में चुनाव का माहौल धीरे धीरे बन रहा है, लेकिन देश में चुनाव भी हो रहे हैं और उसी क्रम में उत्तराखंड में भी एक उपचुनाव हो रहा है। बागेश्वर में चुनाव है, हम उसी पे चर्चा करेंगे और चर्चा ये भी करेंगे कि क्या लोकसभा के पहले उत्तराखंड के लिए क्या सेमीफाइनल है। मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट पूरी ताकत लगा रखी है। कांग्रेस भी जीतना चाहती है, लेकिन चर्चा का विषय ये भी हो सकता है कि जिस तरह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष के रूप में सारी पार्टियां खड़ी हैं, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं खड़ी है। उत्तराखंड में भाजपा के सामने सपा भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है, यूकेडी भी लड़ रही है और एक और पार्टी लड़ रही है। इस पे भी हम चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात की भी होगी कि जो आम मतदाता है उसमें जो एक सर्विस मतदाता है 2000 से ऊपर है, लगभग 2200 वोटर है। उत्तराखंड में बड़े महत्वपूर्ण रोल में रहते हैं जो सर्विस मतदाता होते हैं और कई चुनाव में देखा गया है कि कई विधानसभाओं में इनका जो मत आता है वो काउंटिंग में जब जीत और हार का जो विषय होता है उसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। उस पर भी चर्चा करेंगे। 1,18,000 के लगभग मतदाता है, जिसमें 60,000 पुरुष है और 58,000 के आसपास महिला मतदाता है। और ऐसे में कांग्रेस भाजपा की तैयारी करे क्या चल रहा है वहां पे, उस पर भी बात करेंगे। और आज की रात कितनी खतरनाक है कांग्रेस भाजपा के लिए, क्योंकि सेमीफाइनल के रूप में अगर हम इसको मानते हैं तो यहाँ पे ज्यादा तो नहीं 5 ही लोकसभा की सीट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस 5 लोकसभा सीट को बड़ी सीरियसली लेती है। यहाँ के मुख्यमंत्री मंत्री को छोड़िए, केंद्र के गृह मंत्री भी उत्तराखंड को बड़ी सीरियसली लेते हैं। 5 लोकसभा की सीटों पर उनकी पैनी नजर होती है। गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड पे ध्यान रखते हैं। ये भी चर्चा का विषय होता है, क्योंकि जब उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो ये बात आप मान के चलिए कि मोदी जी जब पूरे देश में चर्चा करते हैं तो बनारस में चर्चा करते हैं और जगह की करते हैं, तो उत्तराखंड की चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे बागेश्वर चुनाव को। और ऐसे में हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के हम सब के युवा नेता है विशाल गुप्ता जी, बहुत स्वागत है। कांग्रेस से मोहन काला जी है, मोहन काला जी से हम बात करेंगे। मोहन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अभी सीधे सीधे क्षेत्र मतलब बागेश्वर से हम लोगों के पास आ रहे हैं यूकेडी के कद्दावर नेता शांति भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की परिचर्चा बागेश्वर पे है, तो बागेश्वर पे ही केंद्रित करेंगे। पूरे देश में तो बहुत सी चीजें चल रही है, वन इलेक्शन और कई चीजें चल रही है, लेकिन सीधे शांति भट्ट जी के पास चल रहे हैं। शांति भट्ट जी, कांग्रेस भाजपा की लड़ाई में आप भी उतरे हैं, आपका मतलब है यूकेडी भी उतरी है। यूकेडी का कैंडिडेट वहां जो हम लोगों को मिल रहा है ठीक ठाक लड़ रहा है और कहा जा रहा है कि वो जो वोट काटेगा वो निर्णायक होगा, तो कैसे माना जाए इसको? पहले तो अर्जुन देव वोट नहीं काट रहे हैं, क्षेत्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता इस बात महसूस कर रही है कि इन 23 वर्षों में 10 वर्ष भारतीय जनता कांग्रेस की सरकार रही है और 13 वर्ष हो गए भाजपा की सरकार। एक बार कांग्रेस वहां से जीती है और 4 बार वहां से बागेश्वर को आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया बागेश्वर की। उनकी बुनियादी चीजों पर जब हमने जनता से सवाल किया तो जनता के जो सवाल थे उसका जवाब कांग्रेस के पास ना पाया। देखिए, बागेश्वर विधानसभा में एक क्षेत्र है तो कतरनी राजाओं का जो है राजधानी रही और बागेश्वर विधानसभा में अगर आप देखेंगे गांव सड़कों के गए, घर में नल है तो पानी नहीं है, नौजवान लड़का पढ़ा लिखा है तो रोजगार नहीं है, राशन की दुकानों में राशन नहीं है, महिलाओं को इलाज के लिए हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है। हालात इतने बुरे हैं कि रेफर सेंटर बन के रह गया। ऐसे में हमने जब जनता से सवाल किए कि आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, आपको क्या विकास मिला, आप यकीन नहीं मानेंगे, गांव की जनता इस बात से परेशान है। बागेश्वर के लोग कहते हैं कि सरयू और गोमती के किनारे बसा हुआ हमारा ये जिला है, मगर गांव प्यासे हैं। इससे बड़ा तमाचा इन राष्ट्रीय पार्टियों की
पहाड़ विरोधी नीति बताने के लिए काफी है। ऐसे ही मैं अभी बात खत्म कर रहा हूँ, गरुड़ में आ जाइए। गरुड़ में एक ग्राम सभा ऐसी है जो 5 साल से प्रधान के बिगड़ गया। कारण क्योंकि एक परिवार वहां आया, दोनों सरकारी एम्प्लॉय और वो ओबीसी था। सरकार ने ओबीसी कर दिया और ओबीसी ना होने के कारण 5 साल से वो गांव विकास से दूर है। ऐसे ही शहर में आ जाइए गरुड़ में। गरुड़ के जो शहर के लोगों ने कहा 2 साल पहले ये नगर पालिका बना और ना तो यहाँ कभी नगर पालिका के चुनाव हुए। एक प्रशासक बैठा है, नाली में कचरा और वो सड़कों में जिस तरीके से पानी बहता है, बदबूदार नगर बन चुका है गरुड़। ऐसे में हम भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद करें? चौथी बात मैं आपको बता दूं, बहुत जो हमें पब्लिक ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो राजनीति में इतनी पतित हो गई है कि इन्होंने परिवारवाद की सीमाएं तो लानी जानी थी, अब ये विधानसभा को मृतक आसन में भी बदल दिया है। हमारा चंद्र रामदास के प्रति जो सहानुभूति थी वो खत्म इसलिए हो गई कि पत्नी की आंखों के आंसू नहीं बहे और भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी बनाकर जब वो नहीं चाह रही थी, ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को ना अपने नेताओं से प्यार है, ना देश के प्रति, राज्य के प्रति कोई संवेदना है। इन्हें चुनाव जीतना है, उसमें चाहे वो रामदास की पार्वती को झोंके या फिर वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के पैसों को झोंके, इन्हें सत्ता चाहिए। और इससे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री स्वयं धामी जी ने प्रोटोकॉल जिस तरीके से सरकारी लिया है, ये चुनाव निर्वाचन अधिकारी के मुंह पे तमाचा है। उत्तराखंड क्रांति दल के चुनाव को बाधित किया भारतीय जनता पार्टी ने, और लोकतंत्र में इससे बड़े शर्म की बात नहीं है कि डीएम कह रहे हैं कि बागेश्वर में बाहर के आदमी प्रचार करने आएंगे। बाहर का पत्रकार का मतलब क्या होता है ये नहीं समझ में आया। देखिए डीएम की बात तो आप लोकतंत्र में उत्तराखंड के पत्रकारों को जिस तरीके से लटकाया गया, वहां पर जिस तरीके से बॉबी पवार की आवाज को दबाकर कुचलकर लोकतंत्र की हत्या भाजपा ने करी, ये मुद्दे हुए बागेश्वर के। और जनता इस बात को समझ चुकी है कि जिनको हमने राम के नाम पर राम राज्य की कल्पना करी थी, ये तो दानवों से भी बदतर स्थिति में राज्य को ले आए। नौकरी इन्होंने बेच दी, सड़कें ये बेच खाए, उत्तराखंड को विकास से दूर किया है। और बागेश्वर की जनता 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाएगी। झूठ और जुमले लंबे नहीं चलते। युवा परेशान, महिला परेशान, जंगली जानवर सरेआम दिन में बच्चों को मारे और हमको समाधान नहीं। शांति पाटिल ये मान के चला जाए कि आप इंडिया के ग्रुप में जा चुके हैं। देखिए श्रीवास्तव जी, मैं आपको फिर बता दूं, इंडिया एक गुट बना है, स्वागत उनका, मगर उत्तराखंड क्रांति दल के नेता जब हम स्थानीय मुद्दों पर उनसे बात करते हैं तो जिस तरीके से वो उत्तराखंड के मुद्दों से अपने आप को किनारे कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए हम अपने मुद्दों में समझौता नहीं करेंगे। हम इंडिया से भी लड़ेंगे और भाजपा की गठबंधन से भी लड़ेंगे, मगर हम पहाड़ के मुद्दे नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें कितना ही नुकसान हो जाए, मगर हम जल जंगल जमीन की आवाज को खत्म नहीं होने। विशाल उत्तर है, क्या ये सेमीफाइनल मान के चला जाए कि लोकसभा के पहले ये उत्तराखंड के लिए सेमीफाइनल है? चुनाव की दृष्टि से कोई सेमीफाइनल और फाइनल नहीं होता, चुनाव होता है। और भारतीय जनता पार्टी खुद की संरचना के साथ अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ती है, और उसी के तहत बागेश्वर का चुनाव हो रहा है। पिछले तरह में बढ़कर चुनाव हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने वहां का रिजल्ट भी देखा। 5 तारीख को जनता अपने मत का प्रयोग करेगी और प्रदेश में लोकप्रिय सरकार, माने धामी सरकार चल रही है, उसके पक्ष में करेगी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और बागेश्वर की इतनी चीजें अभी शांति प्रसाद भट्टी ने बहुत भौगोलिक परिस्थितियों से, विषम परिस्थितियों से पूरी एक जानकारी हमारे सामने रखी है। इनकी नजर में आया होगा, इतनी जानकारियां इनके चुनाव की दृष्टि से इनको दिखा होगा कि ऐसा है वहां पे। कि इतने लंबे समय से चंद्र रामदास जी जो पिछला चुनाव 2022 का लड़े, वो एक बार क्षेत्र में नहीं जा पाए अपनी तबीयत खराब होने के कारण, और चुनाव में बम्पर वोटों से जीत जाते हैं। जनता उनके साथ जुड़ी है, जनता उनके काम से जुड़ी है, उनकी कार्य योजनाओं से जुड़ी है, ऐसे नहीं जुड़ी। जब काम ही नहीं हुआ तो जनता क्यों समर्थन करती? लेकिन सर आपके कथनी और करनी पे वो उंगली उठा है साहब, ये मैं जो आपका टारगेट होता है आपको वही तो संजय जी तरफ दिया ना, ये शांति प्रसाद जी के नजरों का होगा।
हमारी नजर में भारतीय जनता पार्टी की नजर में हम जीत रहे हैं। शिव की नगरी में पार्वती आई है, पार्वती जीतने की लाइन पे खड़ी है और बम्पर वोटों से जीत रही है। आज कांग्रेस पार्टी जब अपना प्रत्याशी चुनाव लड़ाने के लिए उसे भी किराया देना पड़ा, उसपे समाजों के कंधे पे बंदूक रखकर काम करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हरीश चंद्र रामजात जैसे अपनी पूरी विधानसभा को संभालने वाला व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं है। उनकी श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आज हुआ है, आज उनको पुष्पांजलि दे रहे हैं हम। उनकी धर्मपत्नी को चुनाव का टिकट दिया, एक सिंपैथी के नाते दिया, परिवार को दिया। इनका आरोप है शांति प्रसाद भट्ट जी का बड़ा तर्क के साथ है, उसको अन्यथा न लिया जाए, हमारे दर्शक भी न ले, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद पे उंगली उठाती थी, आज आश्रितों के नाम पर चुनाव जीतने के लिए जो आदमी सुखी हुआ उसकी पत्नी को टिकट दे करके सिंपैथी के साथ चुनाव जीतना चाहते हैं। आपकी सही है संजय जी। और उनके बीच में किसी अकाल मृत्यु का शिकार हुए, अभी समय है 2027 तक का हमारा विधानसभा का, उनपे कहां परिवारवाद आ गया? उनपे कहां परिवारवाद आ गया? परिवारवाद जब आता है जब 27 के बाद मेरे परिवार को टिकट मिलता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, विकास उनका एजेंडा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वर्णिम योजना हर जगह, और जो माला परियोजना है हमारी, हर धर्म जो क्षेत्र है उनका डेवलप करने के विचार के साथ बात जो करके अनेक डेवलप होने के विचार पे है। आज उसी के तहत जब जनता उनको अपना 5 कल की तारीख में मत देने वाली है और बम्पर वोटों से जिताने वाली है। देश में जब गठबंधन तैयार हुआ, पक्ष का गठबंधन तैयार हुआ, ये कहा कि जो भी लड़ाई होगी, जो लड़ाई में वह गठबंधन एनडीए के सामने जिस तरह से आप लोगों ने अभी पिछली 3 मीटिंग में आपने अपने आप को इतना बड़ा दिखाया है, लोगों ने ये भी उम्मीद किया था कि उत्तराखंड में कहीं न कहीं से उसकी एक झलक दिखेगी। लेकिन जब आप बागेश्वर चुनाव में जाते हैं और जो गठबंधन की आपके लोग हैं, जो पार्टियां हैं, उन्होंने छोटे से राज्य में छोटी सी विधानसभा में उस मान सम्मान या उस रणनीति को नहीं रखा, और उसके विकास उन्होंने भी, भले ठीक है मैं मानता हूँ किसी स्थिति में नहीं होगा, लेकिन गठबंधन के नाम पे यहाँ तो कम से कम एकजुट दिखना चाहिए था। कौन कहता है? देखिए श्रीवास्तव जी, जैसा कि अभी आपने इंडिया गठबंधन पे कहा, और जिस दिन से इंडिया गठबंधन का इस देश में आगाज हुआ है, तो निश्चित तौर पे इस देश में बैठी सत्ता जो अहंकारी सत्ता है, जो हिटलरशाही सत्ता है, जो तानाशाही सत्ता है, कहीं ना कहीं उनके चूल्हे हिलने का काम हुआ है। यही बात बागेश्वर के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, देखिए आम आदमी पार्टी का अपना अधिकार है, आम आदमी पार्टी के नेताओं का, नेतृत्व का अपना जो है निर्णय है, और उनका निर्णय था कि भाई हम बागेश्वर उपचुनाव में नहीं लड़ेंगे। और आज भी अगर आप इंडिया गठबंधन पे अगर मैं बात करूं, तो हमारा राष्ट्रीय स्तर पर जो गठबंधन है और उस पर राज्य स्तर पर जो सहमति बननी है, उस पर हो सकता है कि सहमति निश्चित तौर पे कहीं ना बन पाई हो। और उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया था कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो हो सकता है कि शायद गठबंधन के साथ बैठकर बागेश्वर चुनाव को लेकर उनकी इस पर सहमति ना बन पाई हो। पर मैं अगर कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करूं, तो कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ जो है बागेश्वर के चुनाव में, इस रण में, बागेश्वर के इस रण में कांग्रेस ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नींव को आराम करने का काम किया है, उसका बयान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का बयान है, जो जीता जागता उदाहरण है, जो हार से जंगलाई भाजपा का उदाहरण है, जो हार से डरी हुई भाजपा का उदाहरण है। अरे मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भैया बागेश्वर उपचुनाव में ऐसा क्या हो रहा था? विशाल गुप्ता जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आपने राष्ट्र के चौथे स्तंभ पर जाने पर रोक लगा दी, क्यों भाई? क्या कारण आपने वहां रोक लगाई? आपने कहा कि नहीं जी यहाँ पर जो है पत्रकार कवरेज करने नहीं आ सकता है। आखिर क्या हो रहा था बागेश्वर में? आखिर ऐसा क्या था बागेश्वर में कि इस प्रदेश के नौजवान को बागनाथ बाबा के मंदिर में दर्शन भी करने दिए जाते हैं? अभी हमारे भाई जो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित साथी हैं, बड़े बड़ी बातें भगवान शिव और पार्वती के विषय पर कर रहे थे, पर आपने नौजवान को, इस प्रदेश के उस नौजवान को जो युवाओं की आवाज है, उस आपने बागनाथ बाबा के दर्शन तक नहीं करने दिए। और मैं निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जैसे कर्नाटक के बजरंगबली जी ने आप पर जो है
मार प्रहार करने का काम किया है। बागेश्वर भी बागनाथ बाबा आप पर प्रहार करेंगे। बागेश्वर में बसंत का कितना एक तय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप दाम पूरी मजबूती के साथ, तथ्यों के साथ, स्थानीय मुद्दों के साथ वहाँ पर चुनाव लड़ने का काम किया। मैं अपनी बात को हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के जो अभी अपनी बात कर रहे थे, विकास के कसीदे कर रहे थे, हमारे जो यूकेटी से सम्मानित साथी वो भारत के मौका लेकर आए हैं। अगर आपको कांग्रेस के प्रवक्ता पे यकीन नहीं होगा ना, क्योंकि मैं जिन क्षेत्रों पर अभी आपके भाई नहीं मांगूंगा, आप शायद उन पर जवाब नहीं दे पाएंगे। इसी बागेश्वर उपचुनाव का चाहे पुरशाली हो चाहे माना खेत हो, उन्होंने कहा है कि हम बहिष्कार करेंगे। अब ये मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो हमारे यूकेटी के जो सम्मानित साथी यहाँ बैठे हैं वो बता सकते हैं। अरे 25 किलोमीटर की सड़क के लिए आप ये लगा लीजिए कि सड़क पर आना पड़ता है कपिलेश्वर की जनता को। आप समझिए काला साहब नहीं है। काला साहब सर एक प्रश्न एक विंग है सर, मैं अपनी बात करता हूँ। इन्हीं का एक विंग है एबीवीपी, तो वहाँ जिला अस्पताल में हमारा सीएमएस से जाकर प्रदर्शन करता है जिला अस्पताल की वर्तमान स्थिति को लेकर। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित साथी से कहना चाहता हूँ कि पहले वो थोड़ी सी जानकारी बागेश्वर के विषय में कर ले। बागेश्वर 20 साल आपको दिए, बागेश्वर की जनता उस पर विचलित नहीं होगी। पहले तो बागेश्वर की जनता सर बसंत खिलाने जा रहे हैं बसंत को, वहाँ से चुनाव लड़ने के पीछे क्या मंशा है? देखिए बसंत ही जो है मजबूती के साथ, अगर मैं आपसे 2017 के विषय पर बात करूं, परिप्रेक्ष्य में बात करूं, चाहे 2022 के विषय में बात करूं, बसंत जी का एक स्थानीय व्यक्ति है और स्थानीय होने के साथ साथ उनका स्थानीय अपना जो जनाधार है वो अपना एक जनाधार है, मजबूत जनाधार है। और कांग्रेस के साथ उन्होंने आने का काम किया है। कांग्रेस ने उनको हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने बागेश्वर उपचुनाव से जो है बसंत जी पर जो है निर्णय लेने का काम किया है। और कल 5 तारीख को पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस जो है मतदान में जो है डटी रहेगी। जिस तरीके से साम दाम दंड भेद अपनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमारे जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का हनन करने का काम किया, पत्रकारों का हनन करने का काम किया, युवाओं का हनन करने का काम किया, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे अग्निवीर योजना हो, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार जनता के बीच में बनी रही। और जनता ने जिस तरीके से वहां समझा है, जिस तरीके से जनता ने स्थानीय मुद्दों पर बात की है, स्थानीय मुद्दों को छुआ है, चाहे सड़क हो, चाहे नाली हो, चाहे पानी हो, चाहे जल हो, चाहे बिजली हो, चाहे महंगाई हो, सारी चीजों को लेकर बागेश्वर की जनता कल मतदान करेगी। और मुझे निश्चित तौर पर विश्वास है कि 8 तारीख को बागेश्वर में बसंत खिलेगा। चलिए मैं मानता हूँ, मैं अपने दर्शक को बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने चंदन रामदास जी के निधन के बाद यहाँ पे उपचुनाव कराया है और भारतीय जनता पार्टी ने चंदन रामदास की धर्मपत्नी पार्वती जी को जहाँ पे चुनाव में मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने बसंत कुमार को उतारा है और बसंत कुमार वह व्यक्ति है जो पिछले चुनाव में सबको हिला के रख दिया था। जब उसका मैं आ रहा हूँ सर, जब उसका मतदान और जो वोटर की संख्या सामने आई थी, हो सकता है उसको देखकर कांग्रेस ने रणनीति के तहत उनको लड़ाया। यूकेडी ने भी बड़े मजबूती से अर्जुन देव को लड़ाया है। तो वहां की स्थिति बड़ी अच्छी है। चुनाव कल होना है, सबकी नजरें उस पे है। सीधे मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने विशाल जी के पास चलूं, यूकेडी के पास चलते हैं। आप ये बताएं, अगर मान लीजिए वहां पे आप जो भी वोट पाते हैं, भाई आप भी लौट के आ रहे हैं, आप देख रहे हैं वहां मुख्य लड़ाई कांग्रेस भाजपा की है, लेकिन अगर यूकेडी जो भी वोट पाती है और आपके निशाने पे भाजपा है, तो क्या माना जाए कि भाजपा के अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं कि फेवर में काम कर रहे हैं? क्योंकि आपको जो वोट मिलेगा हो सकता है वो कांग्रेस का वोट हो, क्योंकि वहां की परिस्थितियां, वहां का माहौल, वहां की जो रणनीति है, उसके तहत आपका जो भी वोट मिलेगा वो तो कांग्रेस का कम होगा ना साहब। तो ऐसे में आप भाजपा को हराने में अपनी भूमिका कहाँ दिखाई देती है आपको? देखिए, आप एक पत्रकार हैं, आप वहाँ पर जो सवाल कर रहे हैं मैं इसी का जवाब दूंगा। हमारा दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के खिलाफ चुनाव में हमारा वहाँ पर प्रत्याशी और हम यही बात कह रहे हैं कि 10 साल कम नहीं होते कांग्रेस की गवर्नमेंट में, और वहाँ विकास से अगर गाँव दूर हैं तो दोषी उतनी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के तो विधायक 4 बार रहे हैं। उसके बाद यदि गाँव में पानी नहीं है, जंगली जानवर बच्चों को मार रहे हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर है, दवाई नहीं है, दवा या डॉक्टर नहीं है, और जिस तरीके की स्थितियां बागेश्वर विधानसभा की है वो मेरा नहीं,
अगर आप देखेंगे हमारे पंचायती के चुनाव में, तो हमने बड़ा खुल देखा है कि मशीनरी का दुरुपयोग यदि सत्ताधारी पार्टी कर रही है, तो ये तो उनकी पहली हार है कि मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर आम जनमानस की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। डीएम को फील्ड में आकर ये कहना पड़ रहा है कि बाहर का व्यक्ति, मैं पूछना चाहता हूँ, जिलाधिकारी है कि वो भाजपा की प्रवक्ता थी, अगर इसका निर्वाचन आयोग संज्ञान ले ले तो वो नौकरी से बर्खास्त है। जो पत्रकारों को कह रही है कि बागेश्वर के बाहर के व्यक्ति आने आए, यूपी को रोक दिया मुख्यमंत्री के केवल आने मात्र से, मुख्यमंत्री नहीं आए। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से बागेश्वर विधानसभा के चुनाव में आए, मगर क्यों? क्योंकि सत्ता के मद पर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और अर्जुन देव जो हमारे प्रत्याशी हैं, उन्होंने ठोक कर इस बात को कहा है कि यदि आपका मुझे समर्थन मिला तो स्थानीय मुद्दों पे दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को विधानसभा में घेरा जाएगा, और जिन्होंने घोटाले किए हैं बागेश्वर विधानसभा के अंदर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। दुर्भाग्य देखिए, जंगली जानवर तो छोड़िए, चंदन रामदास जी आज स्वर्गीय, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, मगर दुख इस बात का है रोडवेज के कर्मचारियों की नौकरी खाने वाले यही भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री थे, भाजपा से जवाब नहीं दिया जा रहा था। यही कारण है कि ईक्विटी से घबराकर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया, ये बताता है कि भाजपा अपनी हार मान चुकी है, उनके प्रदेश अध्यक्ष इस बात को मान चुके हैं। उसी बौखलाहट में उन्होंने लोकतंत्र की हत्या बागेश्वर में की है, फिर वो चाहे पत्रकारों को रोकने का सवाल हो, चाहे यूकेडी की जो है बड़े शॉर्ट पॉलिटिशियन, ये भी आप जानते हैं। मैं आ रहा हूँ सर, आप जानते हैं चुनाव में कहते हैं कि सारे सब कुछ दाम दंड भेद जितने होते हैं सब अपनाए जाते हैं क्योंकि चुनाव जीतना है, और सत्ता पक्ष क्यों न करे। ये तो आप भी समझ सकते हैं कि कोई विशेषकर भारतीय जनता पार्टी पहली बार नहीं कर रही। सत्ता के शीर्ष पे, सत्ता के सिंहासन पे जो भी होता है तो वहां चुनाव में करता। मैं आपके पास लौटूंगा जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं विशाल? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि वाकई चंदन रामदास जी ने बहुत विकास किया तो फिर मुख्यमंत्री को जाकर वहां पर चुनाव को प्रभावित करने की क्या जरूरत है? कितने जल्दी काम कर रहे हैं सर? डीएम को क्या जरूरत है ऐसे बयान देने की? भाजपा का झूठ है, जनता समझ रही है कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, बुरी तरह हार रहे हैं। विशाल गुप्ता ने बहुत अपना बड़ा चढ़ाकर विषय रख दिया भर जी। अभी तो 22 का चुनाव ज्यादा दूर कोई है, तो 23 आया। इतने मुद्दे आपके पास है, लगातार वहां संघर्ष कर रही है, युवाओं पे लाठीचार्ज क्यों हमें बढ़ती? इतने दिनों से आप संघर्ष कर रहे हैं, आपके अर्जुन देव जी। चुनाव याद है सारे मुद्दे आपको, उससे पहले मुद्दे याद नहीं आए। मतलब आपको लगता है कि मुद्दों की बात नहीं कर रहे? आपने 22 के चुनाव में चंदन रामदास जी हॉस्पिटल रहने के बाद चुनाव जीत जाते हैं, और आप इतने मुद्दे निकाल कर रहे हैं 20 साल पुराने, 15 साल पुराने, 10 साल पुराने, 15 साल पुराने। चुनाव के समय आपको सारे मुद्दे याद आ रहे हैं, उससे पहले आप बाद में नहीं जाओगे। उनके दो काम पहले मुझे बोल दो, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, मुझे बोल दो मेरे विषय को लिखो आप, फिर जवाब देना मुझे इसका। आप उनके दो काम बता दो। मैं आप अपने मुद्दों की बात कर रहे हैं, मैं अपने विषय की बात जानकारी दे रहा हूँ। आपने इतना बड़ा जड़ा कर चुके कि किसके साथ चुनाव लड़ रहा, किसके लिए चुनाव लड़ रहा, अपना कुंभा का कुछ समाधान नहीं जा रहा है इनसे। अपने आप लड़ा होगा, जनता देखती है, जनता किसको मैंडेट देगी, जनता सबको जानती है कौन टिकाऊ है, इस चीज पे निर्भर करो। और कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जो वसंत कुमार जी खड़े, पहले बसपा, फिर आप, आज कांग्रेस, कल कौन सा होगा पता नहीं। ये क्या है? क्या चुनाव प्रत्याशी नहीं दे पा रहे? आपने कहा कि 16,000 वोट मिले, अरे ये बढ़िया आदमी होगा यार, इस पर दाव खेलो सारा, इस पर लॉटरी खोलो, लॉटरी खुल जाए क्या पता हमारी। ये कांग्रेस की देन है। अरे भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों के, अपने सिद्धांतों पे काम करती है। बरोला में क्या किया? अपने सिद्धांतों पर काम करती है, और आने वाले समय पे 5 तारीख कल है, और 8 तारीख को जो मशीन बोलेगी, बीजेपी बम्पर वोटों से जीतने जा रही है। बिल्कुल अपने सपने देखने बंद करो, और जनता जिसको मैंडेट देगी, जनता का आशीर्वाद रामी सरकार के साथ। और आप हम ही कहने चले कि मुख्यमंत्री क्यों गया? अरे मुख्यमंत्री 13 जिले के बारे में चिंता करता है, वो मुख्यमंत्री धामी। ऐसे आप सूरत की चिंता करने वाला मुख्यमंत्री धामी। त्रिवेंद्र जी के लिए कह रहे थे आप बहुत अच्छे थे। आज
दामी सरकार अच्छा काम के नतीजा लेकर वहां जनता के बीच में गई है, जनता उसको सर माथे ले रही है और कल का वोट जनता का कमल के फूल पे होगा। 8 तारीख को समय की बाध्यता होती है, समय की बाध्यता होती है। हम कांग्रेस के पास लेंगे, अंतिम प्रश्न लेंगे। जी मोहन काला साहब, आप हाथ तो उठा रहे हैं, लेकिन आपका हाथ जब मतगणना के बाद दोनों हाथ जीत के लिए अगर उठेगा तो उसके पीछे क्या ये माना जाए कि जो अभी विशाल गुप्ता जी ने कहा कि आपने केवल इस लालच में उनको लिया कि पिछले विधानसभा के चुनाव में वो मत उनके पास बहुत आया था, चाहे वो कांग्रेसी हो चाहे ना हो, विचारधारा मिलती हो ना हो, लेकिन आपको जिताना है इसलिए आपने पसंद को ले लिया और मैदान में उतार दिया। बस आप ही के पास आऊंगा, अंतिम समय आप ही के पास आऊँ। मैं विशाल भाई से पूछना चाहता हूँ। जी विशाल भाई, नरेंद्र नगर से क्या मजबूत भाजपा ही नहीं था? रेखा आर्या जी को चुनाव लड़ाया, मजबूत प्रत्याशी नहीं था। खटीमा हमारे सितारगंज से सौरभ भोगड़ा को चुनाव लड़ाया, सर बुझाने से फायदा नहीं होगा। आपको अगर बोलने से पहले अगर आप अपने वक्तव्य पे जवाब दूंगा, कौन जी जवाब दूंगा इसका? इस पे होता क्या आपके पास जिताओ मजबूत टिकाओ जवाब दूंगा। भाजपा ही नहीं थे क्या आपके पास? क्या आपने सौरभ भोगड़ा को चुनाव लड़ाने का काम किया? क्या मजबूत मतलब आपने हमारे घर को देख के ऐसा हरकत करी? मैं आपसे आपने हमारे घर को देख के ऐसी हरकत करी? और मैं आपसे निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि बागेश्वर में बसंत के रूप में जिस तरीके से प्रत्याशी कांग्रेस ने दिया, जिस दिन बसंत तय हुआ था उसी दिन भारतीय जनता पार्टी में पतझड़ होना शुरू हो गया था। क्योंकि बसंत, अगर आप बसंत जी का 2017 और 2022 अगर आप चुनावी रिजल्ट उठाकर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी, भारतीय जनता पार्टी की तो यही तो आप निश्चित तौर पर यही तो है। और आप देखिए 2022 2022 रही बात, और रही बात देखिए, रही बात यही आरोप तो है कि आप कांग्रेस और रही बात न देखते हुए, और रही बात ये कह रहे थे विकास, अभी आपने ये कह रहे थे विकास कार्यों की बात। ये 18 अप्रैल 2023 की हिंदुस्तान की खबर है, ये मेरी खबर नहीं है। अगर आप देखेंगे ये सड़क को लेकर वहां की जनता जो है प्रदर्शन करती है, ये मेरी बनाई हुई खबर नहीं है। विशाल भाई जरा गौर से देखिएगा अगर देखना चाहेंगे। और ये 2023 की है और स्थानीय मुद्दों पर जिस तरीके से वहां के लोगों ने प्रहार करने का काम किया है, वहां के लोगों ने जिस तरीके से स्थानीय मुद्दों पर बात करने की बात करी है, ये उसी की बौखलाहट है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये बयान कहते हैं कि कांग्रेस को वोट देना जहर पीने जैसा होगा। आप समझ सकते हैं, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, आप बड़े कसीदे कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के। अगर आपने विकास किया होगा तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को वहां वोट मांगने की या रोड शो करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। आपको तो मुख्यमंत्री जी को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए था कि मैंने इतना काम किया है, मुझे वोट मांगने की होती। धन्यवाद, धन्यवाद संदीप साहब भट्ट जी, धन्यवाद विशाल गुप्ता जी और धन्यवाद मोहन काला जी। विषय ये नहीं है कि कल के जो मतदान होंगे उसमें कौन विजय होगा, विषय ये है कि क्या लोकसभा के पहले इसे सेमीफाइनल की नजर से कांग्रेस भाजपा ले रही है और पूरी ताकत केवल इसलिए लगाई जा रही है कि एक माहौल अच्छा बने, जमीन अच्छी तैयार हो और उसके बाद जब लोकसभा में जाए तो ये हम कहें कि विधानसभा के चुनाव के बाद जो उपचुनाव हुआ हमने उसमें अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए लोकसभा के लिए आप हमें मत दें। ये तो समय बताएगा, लेकिन देखते रहिए कि कल किसको कितना मत मिल रहा है और कैसे मिल रहा है, क्योंकि परिणाम भविष्य लोकसभा के लिखेगा। धन्यवाद।